नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। बजट पेश हुए 2 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन बजट के बाद जो मायूसी आई थी बाजार में, जो निराशा का माहौल बना था, वो अभी भी जारी है और इनफैक्ट पिछले 4 दिन से मार्केट्स में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। आज मंथली एक्सपायरी है तो वायदा बाजार में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। तो कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है वायदा बाजार की वीकली मंथली एक्सपायरी के दिन, और उसके साथ साथ 4 दिन से जो गिरावट हो रही है उसके बाद अब बाजार में क्या खरीदारी लौटती हुई नजर आएगी, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट नितिलेश पावस्कर साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9 सर। गुड मॉर्निंग आपको भी, आपकी टीम को और सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो पहले जरा बुधवार का एक्शन देख लेते हैं। जब बैंक निफ्टी की हमने वीकली एक्सपायरी का दिन देखा था, काफ़ी उठापटक हमने बैंक निफ्टी में भी देखी है। तो किस तरह का एक्शन रहा है कल के बाजार का, फिर उसके बाद जानेंगे कि आज मार्केट्स में आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। लगातार चौथे दिन हमने देखा कि बाजार में कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। बजट के बाद 2 दिन तक लगातार हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में लोअर लेवल से रिकवरी जरूर होती है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो लाल निशान के साथ हो रही है। निफ्टी कल भी 65 अंक, सेंसेक्स करीब 300 अंक और बैंक निफ्टी 450 अंकों से ज़्यादा की गिरावट लेकर बंद हुआ। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी लोअर लेवल से, जैसे मैंने कहा कि रिकवर जरूर हुआ, 24,307 का हमने इंटरडे लो देखा था, लेकिन वहां से 106 अंकों की हमने रिकवरी भी देखी। 24,400 के ऊपर की जो क्लोजिंग है वो हमने निफ्टी में बनती हुई देखी, और कुछ ऐसा ही रुझान हमने सेंसेक्स में भी देखा है। दिन के दौरान एक बार फिर हमने 80,000 के नीचे का जो लेवल है वो सेंसेक्स में हिट होता हुआ देखा था। 79,750 ये इंटरडे लो था, और वहां से करीब करीब 400 अंकों की रिकवरी के साथ, यानी कि 80,000 के ऊपर ही फिर से सेंसेक्स में जो क्लोजिंग है वो बनती हुई देखी। लेकिन निफ्टी बैंक की जहां तक बात है तो ये कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। दिन के दौरान हमने जो हाई छुआ था वो 51,950 के आसपास का था, और वहां से 625 अंकों की गिरावट के साथ, या हायर लेवल से इतनी गिरावट के साथ हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी, और वैसे भी 400 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ ही बैंक निफ्टी में कल के सेशन में क्लोजिंग बनती हुई देखी। सेक्टर्स की बात करें, सेक्टोरल रुझान देखें तो उसमें बैंकिंग एक कमजोर कड़ी साबित हुआ है, जैसा बैंक निफ्टी से नजर आ भी रहा है। चाहे वो निजी बैंकों की बात हो, चाहे पीएसयू बैंकों की बात हो, उसमें आप फाइनेंशियल शेयरों को भी जोड़ लीजिए। और एफएमसीजी जो कि बजट के बाद लाइमलाइट में आए थे, खरीदारी बढ़ती हुई दिखी थी, कल वहां पे भी कमजोरी या फिर मुनाफा वसूली ही बनती हुई दिखी है। किन सेक्टर से सपोर्ट आया जहां पे खरीदारी देखने को मिली थी, उसमें मीडिया, तेल गैस, एनर्जी, पीएसयू, सरकारी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसा तबका है जहां पे कुछ चुनिंदा काउंटर्स में फिर से खरीदारी लौटने लगी है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल एक खपत से जुड़ा हुआ एक सेक्टर है, यहां पे भी कल के सेशन में खरीदारी बनती हुई दिखी है, बावजूद इसके कि एफएमसीजी में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। अब ब्रेड्थ देखिए बाजार की, एडवांस डिक्लाइन की ओर बढ़े तो उससे पहले जरा गेनर लूजर देखें तो बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर और उसके साथ साथ ब्रिटानिया, ये निफ्टी के टॉप लूजर थे। तो एफएमसीजी में आप ब्रिटानिया का नाम भी जोड़ सकते हैं। और खरीदारी की लिस्ट में एचडीएफसी लाइफ 4% से ज़्यादा की मजबूती थी, टॉप गेनर था। बीपीसीएल, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी ये भी निफ्टी को सपोर्ट देने का काम कर रहे थे। इनकी वजह से ही बाजार में शायद रिकवरी देखने को मिली भी है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन की ओर बढ़े तो एनएसई पर हमने देखा 1870 शेयर ऐसे थे जो कि चढ़ने वाले थे, और 608 शेयर गिरावट लेकर बंद हुए। तो एडवांस डिक्लाइन तो पूरी तरह से बुल्स के फेवर में थी। ऑलमोस्ट जितने शेयर गिर रहे थे उससे 3 गुना ज़्यादा शेयरों में हमने बढ़त के साथ क्लोजिंग देखी, क्योंकि भले ही इंडेक्स लेवल पे यानी कि लार्ज कैप्स में गिरावट थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की आप बात करें, छोटे मझोले शेयरों में दमदार एक्शन था। दोनों इंडेक्स आप देखें, चाहे बीएसई स्मॉल कैप की बात करें या मिड कैप इंडेक्स की बात करें, इनमें 600 से 1000 अंकों की मजबूती के साथ जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। तो जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं उनमें हमने फिर से खरीदारी लौटती हुई देखी है। टॉप गेनर्स में आप देखें, पीएसयू खेमे से एमएमटीसी 20% का ऊपरी सर्किट लगा। अवंती फीड 2 दिन से लगातार मजबूत हो रहा है। आईडीबीआई बैंक में विनिवेश की खबरें हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं। और ऑयल एंड गैस में कैस्ट्रॉल एक स्टॉक है जो कि दमदार डबल डिजिट गेन्स परसेंटेज वाइज लेकर बंद हुआ। अगर आप लूजर्स की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो फिनिक्स मिल्स एक कमजोर कड़ी थी, गोदरेज कंज्यूमर, बंधन बैंक, इनमें गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। वायदा बाजार की ओर चलते हैं और वहां देखते हैं किस तरह का एक्शन देखने को मिला। डाबर, इंडस टावर्स, मैरिको ये टॉप लूजर्स में शामिल थे। तो मैरिको, ब्रिटानिया ये एफएमसीजी के प्लेस हो गए। और गेनर्स की जहां तक बात है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ, पीवीआर, आइनॉक्स, इनमें मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इंडिया विक्स जो कि उठापटक या वॉलिटिलिटी का इंडिकेटर है, इसमें दूसरे दिन लगातार गिरावट देखने को मिली। बजट के दिन हमने देखा था 18.25% के आसपास ही गिरावट थी, कल फिर से 8.25% की कमजोरी या गिरावट के साथ यहाँ क्लोजिंग देखने को मिली। तो कूल ऑफ जरूर मार्केट्स में हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इंडेक्स वाइज भी आप देखें तो गिरावट जो है वो बाजार का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। तो 4 दिन की गिरावट हुई है नितिलेश सर, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? भले ही लोअर लेवल से हम देखते हैं कि रिकवरी देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल जो बैंक निफ्टी में कमजोरी आ रही है
वो तो इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे। रिकॉर्ड हाइज देखें जो 4 जुलाई को बने थे 53,357 के आसपास के, वहां से तो अब हम 2000 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। कल भी 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे स्विंग तो और भी कहीं ज़्यादा था, 900 पॉइंट के आसपास की गिरावट भी हमने इंट्राडे बेसिस पर बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखी है। हो क्या रहा है सर बैंक निफ्टी में, आखिर चल क्या रहा है? क्या बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं हम? देखो डेफिनेटली अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल के ऊपर हमने भी शॉर्ट रेकमेंड किए थे, लेकिन आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया है क्योंकि 51,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे बाजार अगर फिसलता है तो थोड़ा सा हम लोग और डीप देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मार्केट में आने वाले समय में एक रनिंग करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। 2 से 3 से लेके 5% का एक करेक्शन होगा। ये करेक्शन तभी आएगा मार्केट में जब बैंक निफ्टी में 51,000 के नीचे क्लोजिंग देना चालू कर देगा, और साथ साथ जो निफ्टी है वो 24,200 24,250 की लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, तो हम लोग एक रनिंग करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से लेके 5% का आने वाले समय में। लेकिन जब तक बाजार 24,250 200 ये लेवल के ऊपर इंटैक्ट है, और समझो बजट के हाईज के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है, तो फिर से एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरा व्यू क्लियर है, जब तक कोई भी रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक कोई भी लंबी अवधि की पोजीशंस ना बनाए पोजिशनल बेसिस की, क्योंकि इंट्राडे में इतने स्विंग आ रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जब मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर था तो बैंक निफ्टी सडनली 51,000 से लेके 600-700 पॉइंट रिकवर करता है, उसी 10-15 मिनट में वही लोअर लेवल को फिर से टेस्ट करता है। तो ये जो लेवल है, अगर आप स्क्रीन के सामने बैठ नहीं पाओगे तो ये लेवल्स हैंडल करना मुश्किल होगा। और पोजिशनल ट्रेडिंग अभी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट लोअर लेवल से बाउंस भी कर रहा है और हायर लेवल से सेलिंग भी दिखा रहा है। तो प्रॉपर एक रेंज का ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद ही एक पोजिशनल व्यू लेके मार्केट में चल सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट टर्म का व्यू बनाएं, पोजिशनल ट्रेड्स भी ना बनाएं, क्योंकि बाजार में स्विंग्स काफ़ी बड़े देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पे बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी फिलहाल दिखा रहा है। कमजोरी दिन के दौरान बड़ी देखने को मिलती है, लो लेवल से रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं हैं तो ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। खासतौर पे बैंकिंग शेयरों में, बैंकिंग फाइनेंशियल की अगर आप बात करें, उसमें आप बंधन बैंक को देखिए, एक्सिस बैंक देखिए, सरकारी बैंकों में एसबीआई का नाम ले लीजिए, कोटक को देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए। इन तमाम स्टॉक्स में हमने देखा कल के सेशन में कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, अब मुनाफा वसूली काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। बजट से पहले हमने देखा है कि इस पूरे तबके में बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा रनअप देखने को मिला था। आईडीबीआई बैंक एक एक्सेप्शन था जहां पे विनिवेश की खबरें हैं जो कि मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन ओवरऑल हमने देखा बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? ये जो कमज़ोरी आ रही है सर बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों में, इसमें क्या खरीदारी करनी चाहिए या अभी रुकना चाहिए? देखो थोड़ा सा अवॉइड करें, यहाँ से एक थोड़ा सा करेक्टिव मूव आता है तो वहां पे देखेंगे पोजीशन बेसिस के ऊपर, जहाँ पे वीकली ब्रेकआउट या फिर एक लेवल का मोमेंटम ब्रेकआउट किया था तो वहां पे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बैंकिंग से थोड़ा सा दूर रहने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि अभी जो सेक्टर चल रहा है थोड़ा सा आईटी में मोमेंटम है, एफएमसीजी में है मोमेंटम, तो बैंकिंग का थोड़ा सा काम हो चुका है अभी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और एक डीप हमें देखने को मिल सकता है, तो प्रॉपर अगर डीप मिलता है अच्छा वाला तो वहां पे देखेंगे लोअर लेवल के ऊपर ऐड करेंगे पोजीशंस को, क्योंकि अभी का जो माहौल है वो बाय ऑन डीप वाला मार्केट हो रहा है। जैसे ही डीप लग रहा है बाय हो रहा है, लेकिन अगर समझो आने वाले समय में 1 से 2 दिन में अगर मार्केट वो प्रीवियस लोस को काट देता है, तो क्या होगा कि हम लोग बाय द डिप करते रहेंगे और मार्केट बड़ा वाला डिप लगाएगा, तो वहां पे हमें क्या करना है, ठीक है भले पैसा ना बने लेकिन शांति से बैठना पड़ेगा, 2% ऊपर में ले लेना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा क्या करें, वेट करें। और मेरा जो फेवरेट काउंटर है वो है आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड। मुझे लग रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड में 67 से लेके 7 ये रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे कैश में आप अपनी पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना के चल सकते हो। मैंने ऑलरेडी क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है हाई लेवल के ऊपर, तो ये मुझे एक अच्छा लग रहा है। साथ साथ अगर बैंकिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, थोड़ा सा इसमें करेक्टिव मूवमेंट आती है, 8 से लेके 12% का अगर मूवमेंट आता है तो वहां पे धीरे धीरे करके आप क्या कर सकते हैं, पोजीशंस को लेना चालू कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए वेट करो, क्योंकि वीकली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का, उसमें थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली मंथली चार्ट के ऊपर एक राइजिंग वेज वाला फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है मार्केट, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सतर्क रहना। ओके, तो आपने कहा कि 67 के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में 8 से 12% का करेक्शन आता है, तो यहाँ पे खरीदारी करें, नहीं तो वेट एंड वॉच करें, अभी थोड़ा रुकें। ये हो सकता है कि थोड़ा और करेक्ट होते हुए नजर आए। लेकिन सर आपने कहा कि आईटी एफएमसीजी में मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन
एफएमसीजी की जहाँ तक बात है उसमें अगर हम दिग्गजों को देखें, चाहे टाटा कंज्यूमर, खैर इसमें तो राइट्स इशू की खबर थी कि 35% डिस्काउंट पे ये राइट्स इशू ला रहे हैं, लेकिन गोदरेज सीपी हो, वीएसटी इंडस्ट्रीज, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया, ये तमाम स्टॉक्स हमने देखा कल के सेशन में मुनाफा वसूली की चपेट में ही आते हुए दिखे हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि ये जो गिरावट या थोड़ा ठहराव आ रहा है या सुस्ती आ रही है, ये खरीदारी करने का मौका है एफएमसीजी शेयरों में? नहीं, ऐसे स्टॉक में मैं एचयूएल को देख रहा हूँ। एचयूएल में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से फिर से 2750 ये लेवल के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाय बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर उसने 5 से लेकर 6 बार एक अटेम्प्ट किया है अपसाइड जाने का, लेकिन वो बार बार अटेम्प्ट किया हुआ है, फेल हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा एचयूएल में 2750 2760 हम्म। ये लेवल अगर ये निकाल देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम बाइंग किया जा सकता है 3000 से लेके 3100, ये आपके क्या हो सकते हैं टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस हमें 2670 2680 ये लेवल के आसपास जरूर मेंटेन करना है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो फिर स्टॉक में बड़ा गिरावट भी देखने को मिल सकता है, तो एचयूएल में ध्यान रख सकते हैं। दूसरा कोई काउंटर एज सच मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि लोअर लेवल से काफी मोमेंटम हो चुका है स्टॉक में, तो अभी ये फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी एचयूएल में। चलिए, तो एचयूएल में हमारे पहले भी जो दो एक्सपर्ट्स हैं वो इस स्टॉक में रिकमेंडेशंस दे चुके हैं, 3400 और उसके बाद 4000 तक के जो लेवल्स हैं उसकी बातचीत भी हुई है, और शॉर्ट टर्म के लिए 3000 और 3100 के जो लेवल्स हैं वो आज हमें नितिलेश सर भी दे रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 2670 2680 रुपये के आसपास का, 2750 का लेवल पार होने दीजिए, फिर यहाँ पे जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रांग बनता हुआ दिखेगा। तो एफएमसीजी में एचयूएल एक ऐसा स्टॉक है जिस पर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कल के सेशन में सर हमने देखा कि एक तो तेल गैस और दूसरा जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उसमें फिर से जो रिकवरी है वो बनती हुई दिखी है। पीएसयू शेयरों में खासतौर पर आप देखें एमएमटीसी, आईएफसीआई, एनएलसी इंडिया, एलआईसी में भी कल बड़ा मूव आता हुआ दिखा है। इसके अलावा बीपीसीएल, कैस्ट्रॉल, एमआरपीएल, पेट्रोनेट, ये कुछ तेल गैस शेयर हैं जिनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। तो इन दोनों सेक्टर्स में क्या ये खरीदारी करने के इंडिकेशंस हैं सर? देखो, कल मैं मेरे चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तब मैंने एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया था ऑलरेडी। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा एमएमटीसी के बारे में, 90-92 के आसपास वहां पे जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 2013, अगर हम लोग वीकली मंथली चार्ट देखेंगे तो 2013 के बाद ये 100 रुपीज के ऊपर क्या करना चालू कर गया है, ट्रेड करना चालू कर गया है। तो यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप होना चाहिए, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन 95 से लेके 92 इस रेंज के नीचे जाएगा तो आपको पोजीशंस क्या करनी पड़ेगी, एग्जिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मुझे लग रहा है इस स्टॉक में बड़ा मोमेंटम की तैयारी स्टॉक कर गया है, लेकिन पहले फिर से रिपीट करता हूँ कि क्वांटिटी को बड़ा नहीं करना है, कम क्वांटिटी के साथ पोजीशंस को क्या करना है, अच्छी तरीके से हैंडल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपए का स्टॉक है, इस वजह से बहुत सारी क्वांटिटी ले ली और उसके बाद पता चला कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, तो वहां पे आप लॉस को हैंडल नहीं कर पाओगे और फिर स्टॉक 40-50 आ गया तो फिर आप वैसे ही पड़ा रहेगा। तो स्ट्रिक्टली 90-95 स्टॉप लॉस होना चाहिए लोअर लेवल के ऊपर। अगर ये हाइस को काट देता है तो 140 150 ये इनिशियल लेवल के ऊपर 6 से लेके 8 महीने के टारगेट हो सकते हैं। ओके, तो 6 से 8 महीने में एमएमटीसी में हो सकता है कि 140 से 150 तक के जो लेवल्स हैं वो भी बनते हुए नज़र आ सकते हैं। ऑयल एंड गैस शेयरों में सर अगर आप बीपीसीएल, कैस्ट्रॉल, पेट्रोनेट एलएनजी या फिर एमआरपीएल, यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग बनता हुआ दिखा है। कोई स्टॉक जो आपके रडार पे आ रहा हो जहाँ पे अभी भी पोजीशन खड़ी की जा सकती हो? देखो, बीपीसीएल में मैं सिर्फ वेट करना पसंद करूंगा। बीपीसीएल में मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम थोड़ा बहुत आ सकता है 325 330 तक, लेकिन वहां पे जाके थोड़ा सा फिजल आउट हो सकता है। इसके लिए जो बेस्ट बाइंग लेवल होगा मैंने ऑलरेडी क्लाइंटों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर कुछ करेक्टिव मूव आता है बाजार में और 250 240 जो लोअर लेवल से एक मोमेंटम दिखाया था, तो वो एक 0.5 0.6 का लेवल होगा, तो वो मेरे लिए अट्रैक्टिव लेवल होगा, ना कि मैं यहाँ पे हायर लेवल के ऊपर चेस करूं। इससे अच्छा है कि मैं अगर मार्केट में कुछ गिरावट आती है तो मेरे लिए एक अच्छा खासा बाइंग हो सकता है। तो 250 240 ये मेरे लिए अच्छे लेवल्स होंगे बाइंग के लिए बीपीसीएल। ये ओके, तो स्टॉक को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है, तो बड़े करेक्शन के लिए वेट कीजिए। बीपीसीएल में रनअप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है और जहाँ से मोमेंटम की शुरुआत हुई थी 240 250 के आसपास अगर डिप्स पे मिलता है तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। पीएसयू में एमएमटीसी एक स्टॉक है जो कि बड़ी खरीदारी के लिए या बड़े अपमूव के लिए शायद तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब आज के सेशन की तैयारी करते हैं और मंथली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी की।
जो मंथली वायदा बाजार की एक्सपायरी है वो होती हुई नजर आएगी। कल हमने देखा था बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो वॉलेटिलिटी हो सकता है आज भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहे। जैसा कल हमने 900 पॉइंट के आसपास का गोता बैंक निफ्टी में लगता हुआ दिखा था, बाद में क्लोजिंग 400 450 अंकों की कमजोरी के साथ हुई थी। क्या कुछ ऐसा ही सर हम आज निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहेगी, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है सर? देखो मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन जो भी स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडर है, अगर आप वहां पे सेम डे एक्सपायरी में कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, मतलब 20% 15% ही अपना पोजीशंस बनाए, जिस भी साइड का पोजीशन बना रहे हो, लेकिन अगली एक्सपायरी में चाहिए तो आप पोजीशंस बना के चल सकते हो। अगर बाजार में 24,300 ये लेवल अगर ये ब्रेक डाउन होता है, तो वहां से आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। 24,400 सॉरी 24,200 ये लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ से फिर से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, और हायर लेवल के ऊपर 24,550 ये लेवल क्रॉस करेगा तो छोटा सा क्वांटिटी पहले आप ऐड कर लेना। 24,450 ये आपका क्या होगा, ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस होगा 24,550 कट होने के बाद। आज के दिन के लिए स्पेशल मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ से मोमेंटम डाउन साइड का होता है तो बड़ा वाला फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि आने वाले 1-2 दिन में अगर बाजार 2% का भी एक दो दिन में करेक्शन दिखाता है, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो इस हिसाब से ये पोजीशंस को प्लान करेंगे। बड़ा क्वांटिटी नहीं प्लान करना है, अच्छी तरीके से पोजीशंस को जितना आप हैंडल कर सकते हो उस हिसाब से क्या करना है, पोजीशंस को देखना पड़ेगा। क्योंकि आज का जो कैंडल, कल का जो कैंडल बना है वो डोजी कैंडल बना है, उसका हाई और लो काफी इंपॉर्टेंट है। लो अगर कट जाता है तो यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम डाउन साइड में भी हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो वाइल्ड मूव्स आ सकते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो निफ्टी में भी आप सावधानी से ट्रेड करें, जितनी पोजीशंस लाइट रख सकें, कम रख सकें, जिसको आप हैंडल कर सकें अच्छे से, उनके साथ आप कामकाज करें। 24,450 ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। 24,550 के ऊपर जाता है तो फिर हो सकता है कि बाजार में जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ऊपर की ओर वो बनता हुआ नजर आ सकता है। एक्सपायरी का दिन है, लेकिन पोजीशंस को लाइट रखकर चलें, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बजट की घोषणा के बाद सर रियल्टी शेयरों में हमने देखा था, क्योंकि इंडेक्सेशन का जो मूव है वो निकल गया था। एक फंडामेंटली देखा जाए तो प्रॉपर्टी सेलर्स के लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव समझा जा रहा था, खासतौर पे 2001 के बाद के जितने भी सौदे हैं उनमें इंडेक्सेशन निकल जाएगा। तो रियल्टी शेयरों में हमने बजट के दिन देखा था काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला था नीचे की ओर, लेकिन कल हमने कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी का रुझान बनता हुआ देखा है। फिनिक्स मिल्स को छोड़ दें तो प्रेस्टीज, ऑबरॉय, महिंद्रा लाइफ स्पेसिस की बात करें, सोबा, इन सब में खरीदारी का रुझान ही देखने को मिला। इनफैक्ट डीएलएफ भी 1% की मजबूती के साथ ही बंद हुआ। तो एक दिन की गिरावट, उसके बाद जो कल की रिकवरी हुई है, रियल एस्टेट में कोई ऐसा स्टॉक या खासतौर पे पोजीशंस कैसे बिल्ड करनी है, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है सर? देखो डीएलएफ में अगर हम लोग देखेंगे तो 840 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 840 के ऊपर ये सस्टेन करना चालू कर देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है। 880 900 ये लेवल से चल सकता है। 825 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन अगर ये गलती से फिर से 800 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा तो यहाँ से मोमेंटम फिर से डाउन साइड का चालू होगा। तो 840 मेक और ब्रेक लेवल है। 840 के ऊपर निकलता है तो यही तभी इसमें पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 800 के ऊपर एक बेस फॉर्मेशन वाला एरिया हो सकता है 800 से लेकर 820। तो डीएलएफ में क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि डीएलएफ कुछ दिन पहले मैंने शॉर्ट रिकमेंड किया था 800 के टारगेट के लिए, और वहीं से उसने एक बाउंस बैक दिखा है, तो उसको मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। 840 के ऊपर एक मोमेंटम उसमें देखने को मिलेगा। 800 के नीचे फिर से एक शॉर्ट वाला मोमेंटम इसमें बिल्डअप होगा, तो दोनों लेवल को वॉच करना चाहिए। और कोई रियल एस्टेट में सर पोजीशंस बनाने लायक का? देखो महिंद्रा लाइफ साइंस में अगर हम लोग देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा फॉर्मेशन बन रहा है। 600 से लेके 640 ये काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन किया है। अगर ये रेंज को अगर ये निकाल देता है कल के सेशन में या फिर आज के सेशन में, तो एक दो दिन के बाद इसमें 640 के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसमें फाइन करेंगे। 620 का स्टॉप लॉस होगा। फिर इस स्टॉक को हम लोग 680 यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करेंगे, और बाकी की जो क्वांटिटी होगी वो 650 ये स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी इसका अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ से मोमेंटम आता है इसमें, तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन अगर ये 590 के नीचे ट्रेड करेगा तो जिनका भी लॉन्ग है वो भी एग्जिट कर ले पोजीशन।
ठीक है, तो एक डीएलएफ हुआ रियल एस्टेट एज अ पैक में, और दूसरा है महिंद्रा लाइफ साइंसेज लाइफ स्पेसिस, जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेवल्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन लेवल्स के ऊपर या ब्रेकआउट होने पर आपको खरीदारी करनी है, वो लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। डीएलएफ के केस में वो 840 है, और महिंद्रा लाइफ स्पेसिस के केस में वो 640 रुपये का लेवल है, जिस पर आपको ध्यान रख के चलना है। इसके अलावा सर, बजट के अनाउंसमेंट्स के बेसिस पे 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक तो एग्री स्टॉक्स और दूसरा जो श्रिम्प के कारोबार से जुड़ी कंपनियां हैं, झींगा मछली जैसे हम कहते हैं, उससे जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो अवंती फीड्स हो, वाटर बेस हो, इन सब में काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। और एग्री सेक्टर में कावेरी सीड्स, इसके साथ साथ दीपक फर्टिलाइजर जैसी जो कंपनियां हैं, वो भी कल के सेशन में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में थी। तो एग्री और श्रिम्प, जिनको बजट से काफ़ी बड़ा इम्पेटस मिला है, कोई ऐसा स्टॉक जो इन दोनों स्पेस से आपके रडार पे हो सर, जहाँ पे अभी भी पोजीशंस बनाई जा सकती हूँ? देखो, अवंती फीड अगर हम लोग देखेंगे तो चला नहीं है काउंटर, यहाँ पे थोड़ा सा एक वेट ले सकते हैं। 2018 से जो करेक्टिव मूवमेंट दिखाया था, तो उस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो इस स्टॉक में पोजीशंस बनाया जा सकता है। 740 के आसपास अभी ट्रेड करें तो 740 745 ये लेवल क्रॉस होने के बाद हम लोग इसमें पोजीशंस बना सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, 710 रुपए का ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये लेवल अगर सस्टेन नहीं होते हैं तो उसके बाद ये 650 तक भी आ सकता है। तो कल अगर ये मोमेंटम के साथ 745 740 ये लेवल को निकाल देता है, तो हम लोग 710 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। फिर वेट करेंगे इस स्टॉक में, क्योंकि काफी दिनों से ये स्टॉक चला नहीं है और तकरीबन 5-6 साल का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोजीशंस बना के चल सकते हैं हायर लेवल के ऊपर, 850 से लेके 900। ये टारगेट के लिए क्या करें, प्लान करें, क्योंकि मोमेंटम इसमें अगर आता है तो बड़ा वाला मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लेकिन 710 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। ओके, और एग्री स्पेस में सर, चाहे कावेरी सीड्स हो या दीपक फर्टिलाइजर में तो कल भी काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा था। देखो, दीपक फर्टिलाइजर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक एक मोमेंटम में चल रहा है और अच्छा खासा एक मोमेंटम के साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जहां से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था, 840 850 ही लेवल के आसपास से अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसको मैं देखना पसंद करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे, 820 810 ये लेवल के आसपास 1-2 दिन के लिए, और उसके बाद अगर ये फ्रेश मोमेंटम निकालता है तो काफी एक मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। फिर आप इस स्टॉक में लॉन्ग करके चल सकते हैं। एक बॉटम आउट फॉर्मेशन होगा इसमें, राउंडिंग बॉटम का, तो यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो अवंती फीड मेरा पहला पसंद होगा, और दीपक फर्टिलाइजर इसको मैं मेरी वॉच लिस्ट में रखना पसंद करूंगा। थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए, एक दिन पॉज लेना चाहिए, और उसके बाद अगर ये हाइस को निकालता है तो फिर इस ट्रेंड में क्या होगा, कंटिन्यूशन। ठीक है, तो ट्रेंड कंटिन्यूशन का जो पैटर्न है, फॉर्मेशन होने दीजिए। अगर आप दीपक फर्टिलाइजर को देख रहे हैं, 820 810 के आसपास जितना समय बिताएगा उतना अच्छा है। लेकिन अवंती फीड्स में आप 745 के ऊपर खरीदारी करेंगे तो आपको 710 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 850 900 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और तबका जो कि बजट के अनाउंसमेंट के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया, वो है गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनी, चाहे वो गोल्ड फाइनेंसिंग या गोल्ड लोन के कारोबार की कंपनीज हो या फिर गोल्ड ज्वेलरी के कारोबार वाली कंपनियां हो, जिसमें मन्नापुरम मुथूट हो या फिर टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, टीबीजी, पीसी ज्वेलर, इन सब में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। जो कस्टम ड्यूटी को लेकर जो अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे हैं, खासतौर पे गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस मेटल्स को लेकर, तो गोल्ड लोन और जो ज्वेलरी शेयर्स हैं सर, इनमें जो मोमेंटम बन रहा है उसको कैसे बुनाना चाहिए? देखो, मुथूट हो गया, तो मुथूट में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी बड़े बड़े शैडोज बनना चालू कर देता है जब भी चलता है, तो स्टॉप लॉसेस हंटिंग होती है। तो इस वजह से इस स्टॉक को मैं हमेशा के लिए क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। टीबीजेड में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बार इसका मैं वीकली मंथली चार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये स्टॉक में टीबीजेड में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा लेवल का ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 155 160 ये इसके लिए ब्रेकआउट वाला एरिया है। इसको अगर ये निकालता है तो हम लोग इसमें बाइंग करेंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा 150 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। तो इसमें मैं 2 बार प्लान करना पसंद करूंगा। एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा। फिर अगर ये 160 को क्रॉस करेगा तो यहाँ से फिर ये स्टॉक में 225 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, खुल सकते हैं, क्योंकि 2015 से लेके 2024 मतलब ऑलमोस्ट 9 साल का एक कंसोलिडेशन है। उस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें मैं 2 बार 10-10 रुपए का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हायर लेवल के ऊपर मुझे 70 से 80 पॉइंट का एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली होगा
150 का अगर 160 क्रॉस कर देता है तो, क्योंकि ब्रेकआउट हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता है, कभी कभार ब्रेकआउट फेल होता है, लेकिन चार्ट अच्छा लगता है तो मैं वहां पे मेरे क्लाइंट्स को कहता हूँ कि 2 बार एंट्री हम लोग प्लान करेंगे। क्योंकि अगर पहले ही क्लाइंट को बोल दिया होता है कि 2 बार एंट्री प्लान करना है तो क्लाइंट भी मेंटली प्रिपेयर रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा साइकोलॉजी का गेम है इस वजह से। चलिए ठीक है। गोल्ड ज्वेलरी में टीबीजी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको 160 रुपये के ऊपर खरीदारी करनी है और 150 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। हो सकता है कि आपको एक बार स्टॉप लॉस कटने के बाद दोबारा 160 का लेवल पार होने का इंतजार भी करना पड़े। तो ये तो बात हुई गोल्ड ज्वेलरी की। आपने कहा सर मुथूट को अवॉइड करना है, तो क्या मन्नापुरम में पोजीशन बनाई जा सकती है? जस्ट मिनट शाह। मन्नापुरम फाइनेंस में मुथूट की बजाय अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे पोजीशंस खड़ी की जा सकती है? देखो मणप्पुरम फाइनेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 210 के आसपास अभी ये ट्रेड कर गया है। तो इसमें अगर आपको पोजीशंस बनानी है तो कैश में पोजीशंस बनाना बेहतर होगा। 210 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें धीरे धीरे करके पोजीशंस आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। 190 से लेके 185, मतलब 210 से लेके 20 से लेके 25 पॉइंट का जो वाला एरिया है वहां पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें, क्योंकि अगर ये स्टॉक चलना चालू कर देता है हायर लेवल के ऊपर, फिर इसमें एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। कम क्वांटिटी के साथ पहले एंटर करें, अगर लोअर लेवल पे आता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी फिर आप क्या कर सकते हो 185 के आसपास ले सकते हो। स्टॉप लॉस इसमें बिल्कुल बनाना चाहिए 170 के आसपास, क्योंकि एफएनओ वाला काउंटर है तो इसमें मैं फ्यूचर्स को रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कैश में लेना पसंद करूंगा। क्योंकि सेम स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो अशोक लेलैंड में बना था, तब भी मैंने एक राय दी थी कि 140 150 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या करे एक्यूमुलेट करे, ये स्टॉक 200 प्लस के लेवल्स हमें जल्दी दिखा सकता है। सेम स्ट्रक्चर है तो इस वजह से आप धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस को बनाए, क्योंकि मार्केट है हायर लेवल के ऊपर, अगर स्टॉक में करेक्शन आ गया तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है क्वांटिटी को कम करें। तो क्या टारगेट होंगे सर इसमें मन्नापुरम में अगर कोई एक्यूमुलेट करता है 185 तक तो? देखो इसको मैं छोड़ना पसंद करूंगा। टारगेट यहाँ से मैं 40% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिस प्रकार का फॉर्मेशन बन रहा है कपैन हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ से हम लोग 40% अगर कंसिडर करते हैं तो 280 290 ये लेवल्स हम लोग क्या कर सकते हैं प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन या फिर 10 दिन में ये स्टॉक आएगा, इसके लिए कम से कम 6 से लेके 7 महीने वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी का मार्केट कैसे है कि कोई ना कोई स्टॉक एक दिन में 10% 20% का मोमेंट दिखा रहा है, तो ये हमेशा नहीं होगा, क्योंकि आने वाला समय होगा वो स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स बनाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े मूव्स नहीं आए जितना अभी ये वन में मोमेंटम में चल रहा है मार्केट। चलिए, तो ये तो बात होगी मोमेंटम की या फिर जो बजट से रिलेटेड अनाउंसमेंट या स्टॉक्स हैं जिनमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। अब बाजार में वापस लौटते हैं नतीजों की तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली तो अर्निंग्स या फिर जो कॉर्पोरेट नतीजे आते हैं उसी के आधार पर ही बाजार में हम देखते हैं कि जो पोजीशंस है वो बनती हुई दिखती है। तो नतीजों के बाद जिन कंपनियों के नतीजे आ गए उसमें आप एचयूएल को ऐड कर लीजिए। एक्सिस बैंक कल बाजार बंद होने के बाद नंबर आए, आईजीएल के बाजार बंद होने के बाद नंबर आए, बजाज फाइनेंस के नंबर कमजोर थे, ये गिरकर बंद हुआ। सिंजिन ने अपनी गाइडेंस को मेंटेन की लेकिन ये भी गिरकर ही बंद हुआ। सीजी पावर, पेट्रोनेट के नंबर्स अच्छे थे तो यहाँ पे मजबूती देखने को मिली भी है। तो नतीजों के आधार पर जिन स्टॉक्स को मैंने सर बताया अभी, क्या इनमें कोई एचयूएल की तो बात हो चुकी है, कोई और स्टॉक जो आपके रडार पे आ रहा हो? देखो एक्सिस बैंक में मैंने कल एक सेल रिकमेंड किया है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये 240 ये लेवल के नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड करना चालू कर देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम डाउनसाइड का जो खुल सकता है वो तकरीबन जो हम लोग प्लान कर रहे हैं 8 से लेके 12% का, वो वाला अगर लेवल मिलता है किस कारण से, तो वहां पे पोजीशंस क्या कर सकते हो बाइंग की बना सकते हो। एक डबल टॉप वाला फॉर्मेशन भी वहां पे बनाए तो 1240 ये लेवल के नीचे स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलेगी। स्टॉक फिर से तभी एक अच्छा वाला मोमेंटम दिखाएगा जब ये स्टॉक 1320 ये लेवल को फिर से अपने लेवल्स को रिगेन करे। ये मैं 12% वाला व्यू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोअर साइड में मार्केट ने गैप छोड़ा है और वो गैप काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट के बाद अगर वो रिटेस्ट होता है तो यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई नतीजों वाले स्टॉक्स की, लेकिन आज भी सर काफ़ी सारे नंबर्स हैं जो कि आने वाले हैं। आपने अभी अशोक लेलैंड मेंशन किया था, उसके नंबर्स आज आने वाले हैं। बैंकिंग में कैनरा बैंक है, आईटी में एम्फोसिस है, नेस्ले इंडिया, रैमको सीमेंट, आईटी में टेक महिंद्रा भी है और उसके साथ साथ यूनाइटेड ब्रिवरीज। ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो कि एफएनओ और निफ्टी की हैं जिनमें
आज के सेशन में हम देखेंगे कि नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो अशोक लेलैंड की आपने बात करी, सो कोई और स्टॉक जो कि नतीजों से पहले जहाँ पे कुछ पोजीशंस बनाई जा सकती हो या नंबर्स अच्छे आए तो उसके बाद देखा जा सके जिन्हें? जी, एक बार एम्फोसिस का चार्ट देखते हैं। ठीक है, एम्फोसिस में अगर हम लोग देखेंगे तो एक मोमेंटम जो है कंटिन्यूअसली एग्जैक्टली जो हाईज बने थे 2021-22 में, वहां पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया था। और एग्जैक्टली ये वीकली जो कैंडल बना है, एक डोजी वाला फॉर्मेशन बना है। हम लोग इसमें एक प्रकार से पोजीशंस बना सकते हैं कि अगर ये काउंटर 2840 ये लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो हम लोग इसमें शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर ये 2910 के ऊपर निकलता है तो हम लोग 2830 के स्टॉप लॉस के साथ क्या करेंगे, पोजीशंस इसमें लॉन्ग साइड की बनाएंगे। ऊपर में 100 से लेके 150 पॉइंट का हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो दोनों साइड के मौके हमें देखने पड़ेंगे, जिस साइड का भी ट्रिगर हमें देखने को मिलेगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पोजीशंस बनाएंगे। तो ऊपर में सर आपने 2910 बोला या 2930 बोला? 2910। 2910 ऊपर की तरफ और 2840 नीचे की तरफ। जिस तरफ ये बैंड टूटता है उस तरफ की आप पोजीशन बना सकते हैं। गिरावट में हो सकता है कि और ज़्यादा नीचे के मौके मिलते हुए देखें तो आप बिकवाली की पोजीशन बना सकते हैं। अगर 2910 ऊपर की ओर ब्रीच होता है तो फिर जो खरीदारी का मोमेंटम है वो एम्फोसिस के स्टॉक में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। खासतौर पे हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में जो मोमेंटम है, खासतौर पे जब नंबर्स आए हैं जब बड़ी कंपनियों के, उसके बाद से काफ़ी मजबूत देखने को मिल भी रहा है। तो एम्फोसिस में नतीजों के साथ साथ इन लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान में रखें। नंबर्स जिस तरह के भी आएँ, ये लेवल्स अगर ऊपर नीचे की ओर टूटते हैं उस तरह से आप अपनी पोजीशंस को बिल्ड करके चल सकते हैं। आज के लिए सर, या फिर शॉर्ट टर्म में आने वाले 102 दिन के लिए या इस हफ्ते के लिए किन सेक्टर्स, किन शेयरों में कमाई होगी, कहाँ खरीदारी या बिकवाली करने के मौके हैं? देखो, दीपक नाइट्रेट मुझे अच्छा लग रहा है। दीपक नाइट्रेट में अगर हम लोग 2905 ये लेवल जो है वो अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट दे देता है तो आज के दिन हम लोग इसमें लॉन्ग करके चलेंगे। क्योंकि 1 आवर का जो क्लोजिंग था पहले 2 घंटे का, तो वहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये 2905 के ऊपर ये अगर निकलता है तो यहाँ से मोमेंटम अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। फिर हम लोग 2990, यही एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और वहां पे 2950 ये हमारा क्या होगा, पहला टारगेट होगा। और उसके बाद 3000 ये दूसरा टारगेट होगा। लेकिन स्टॉप लॉस हम लोग 10-15 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम अगर डाउन साइड का दिखाएगा तो फिर स्टॉक में गड़बड़ हो सकती है। तो 2905 के ऊपर बाइंग करेंगे। इंडिया सीमेंट एक मुझे अच्छा लग रहा है सेलिंग के लिए। एक मोमेंटम स्टॉक में हमें अच्छा खासा देखने को मिला था। मैंने भी आपके चैनल के ऊपर कहा था कि 280 से लेके 290 इस रेंज में कंसोलिडेशन के बाद अगर ये निकलता है तो 360 के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये लक्ष्य हासिल हुए हैं। तो कल अगर ये 350 ये लेवल के नीचे ट्रेड करेगा तो हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे। 355 ये हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। और जो पहला टारगेट होगा वो 335 से लेके 330 ये टारगेट हम लोग प्लान करेंगे। कंडीशन एक ही होगा, 350 ये लेवल के नीचे ही हमें क्या करना है, ट्रेड को प्लान। क्या ड्यूरेशन है सर, कितने दिनों में ये टारगेट आ सकते हैं? मुझे लग रहा है ये 2 से 3 दिन के लिए हम लोग प्लान करेंगे, ज्यादा बड़ा पोजीशंस को होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 से 3 दिन में दीपक नाइट्राइट, इसमें 2905 के ऊपर आपको खरीदारी करके चलनी है। इनफैक्ट 2906 के आसपास की क्लोजिंग है, तो इस लेवल को अगर सस्टेन करता है तो फिर 2890 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप खरीदारी करें। 2950 का टारगेट 2 से 3 दिन में ही आता हुआ दिखेगा। और इसके विपरीत ऑन द फ्लिप साइड आप चाहें तो इंडिया सीमेंट्स में बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 350 का लेवल नीचे आने दीजिए, टूटने दीजिए। 353 के आसपास की क्लोजिंग है। फिर उस केस में 355 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 335 तक के जो टारगेट्स हैं 1 से 2 या 3 दिन में आसानी से स्टॉक में आते हुए नज़र आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप सुबह सुबह हमारे साथ शामिल हुए। बहुत सारे सेक्टर स्टॉक्स पे बातचीत हुई है। कोई डिस्क्लोजर्स जो आप जाते जाते शेयर करना चाहेंगे? देखो, जो भी पोजीशंस मैंने डिस्कस की है, मेरा पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है। इंडेक्स में कभी कभार मैं ट्रेड करता हूँ तो इंडेक्स में मेरा पोजीशंस रह सकता है। बाकी स्टॉक्स में कोई भी पोजीशंस नहीं है। क्लाइंटों के साथ ये भी स्टॉक्स जो भी डिस्कस किए वो डिस्कस किए नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आज सुबह जुड़ने के लिए। गुड डे सर। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे बीच बाजार में। नतीजों वाले स्टॉक्स पे तो उनके कवरेज रहता ही है, क्योंकि
9 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनके एफएनओ या फिर निफ्टी में नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ छोटे मझोले बहुत सारे काउंटर्स हैं जिनके नंबर्स आएंगे, उस पर तो फोकस रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ और भी जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं उनमें कहाँ एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल के सेशन में भी हमने देखा ब्रॉडर मार्केट्स मजबूत थे, बड़े फ्रंटलाइन जो इंडाइसेस हैं निफ्टी सेंसेक्स उनमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन छोटे मझोले स्टॉक्स में मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है और वहीं पे बीच बाजार में फोकस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा अभी। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है। जैसा हमें नितलेश जी बता भी रहे थे, अपनी पोजीशंस को लाइट रखें और जितना आप मैनेज कर सकें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी पोजीशंस को बनाएं, क्योंकि बाजार में पिछले 4 दिन से लगातार हो रही है गिरावट। तो आज हो सकता है कि मार्केट के लिए एक अच्छा दिन रहे। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए मुझे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।